हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा व्यक्ति विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है? मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें अपील दायर करने की पावर किसके पास है? मतलब कौन एलिजिबल होता है कि अपील फाइल कर सकता है? तो वह व्यक्ति जो अधिनिर्णायक अधिकारी मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या उचित आयोग एप्रोप्रिएट कमीशन के आदेश से पीड़ित हो। तो ये दो अथॉरिटी है, इनका कुछ जो भी आदेश होगा उससे जो भी इसका विक्टिम होगा ना, एग्रीव्ड पर्सन होगा, वो इसके विरुद्ध अपील फाइल करेगा अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी में। ये सेक्शन 111 में मेंशन किया गया है ना। सेक्शन 111 में बोला है कोई भी व्यक्ति जो अधिनिर्णायक अधिकारी या उचित आयोग के आदेश से असंतुष्ट है वह अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है, लेकिन यदि यह अपील किसी दंड से संबंधित है तो अपील दायर करते समय उस दंड की राशि जमा करनी होगी। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? तो अब पूछा गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें अगर अपील दायर कर रहे हैं तो कितने दिन में करना है? तो ये 45 डेज जब आदेश आया है तब से 45 दिन के अंतर्गत आपको दायर करना होगा। आदेश की प्राप्त मतलब आदेश प्राप्त हो जाता है। धारा 111 सबसेक्शन 2 के अनुसार अपील अधिनिर्णायक अधिकारी या उचित आयोग के आदेश की प्रति प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। मतलब आदेश की कॉपी मिली है आपको, ऑर्डर की कॉपी मिली है, उससे 45 दिन के अंतर्गत आपको अपील फाइल करना होगा। और अगर सफिशिएंट कॉज दे दिया गया है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल इसका टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट है विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की संरचना कैसे हुई? कंपोजिशन पूछा गया है ना। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। सेक्शन 112 में इसका कंपोजिशन बताया है, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के लिए कौन योग्य? मतलब क्वालिफिकेशन क्या है जो चेयरमैन की पोस्ट पर बैठेगा? तो जो चेयरमैन की पोस्ट पर बैठेगा तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्या है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में वो नियुक्त हो मतलब नियुक्त हुआ हो तो ऐसा पर्सन होगा। तो धारा 113 के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस रहा हो तो ये लोग बन सकते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? अभी कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाएंगे? जो चेयरपर्सन है वो और इसके जो मेंबर है, तो ये 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। धारा 114 के अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। वे एक बार और 3 वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। मतलब टोटल 6 साल हो गए ना। तो एक बार में 3 साल और रीअपॉइंटमेंट और होगा तो 3 साल और। हालांकि अगर 70 वर्ष की आयु पहले अगर चेयरपर्सन की हो जाती है और 65 वर्ष की आयु अगर किसी मेंबर की हो जाती है तो वो फिर रिटायर्ड हो जाएंगे। इस एज के बाद वो पद पे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 साल या 70 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट है What is the primary responsibility of the central government regarding the salary and allowances of the chairperson and members of the appellate tribunal? तो जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स है उनकी सैलरी से रिलेटेड क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है इसके बारे में पूछा है। तो इट कैन इंक्रीज देयर सैलरी बट कैन नॉट डिक्रीज इट आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब वो उनकी अपॉइंटमेंट के बाद इसकी सैलरी बढ़ा तो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कम नहीं कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 115 में कहा गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि एक बार नियुक्ति के बाद उनके वेतन और सेवा शर्तों को उनके विरुद्ध नहीं बदला जा सकता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन उनके विरुद्ध हो वैसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इफ अ वैकेंसी अराइजेस इन द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल हाउ इट इज फिल्ड। मतलब एक बार वो रिक्ति होती है
उत्पन्न हो गई तो उसको कैसे भरा जाएगा, क्या किया जाएगा, है ना। तो ये अधिनियम के अनुसार बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द एक्ट, अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इसके पूर्ति की जाएगी, इसकी रिक्ति भरी जाएगी। धारा 116 स्टेट करता है दैट इफ अ वैकेंसी अराइजेस ड्यू टू रीजन अदर देन टेम्परेरी एब्सेंस, टेम्परेरी एब्सेंस में मतलब कि वो थोड़े समय बाद वापस आ जाएंगे काम करने के लिए ना, तो यहाँ टेम्परेरी एब्सेंस नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट अ न्यू पर्सन एज पर द provision of the act. The proceeding before the appellate tribunal will continue from where they were left. जो भी प्रोसीडिंग इनके सामने कार्रवाई जो जारी रहती है वो बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द appellate ट्राइब्यूनल रिजाइन, अगर रिजाइन देना चाहते हैं तो किन परिस्थितियों में अध्यक्ष या फिर जो सदस्य है अपीलेट ट्राइब्यूनल का वो दे सकते हैं, मतलब रेजिग्नेशन का क्या मतलब किस तरीके से दे सकते हैं वो रेजिग्नेशन, ये पूछा है। तो वो जो रेजिग्नेशन देंगे बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं लिखित तौर पर। सेक्शन 117 मेंशन करता है कि चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग अ रिटन नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउएवर दे मस्ट कंटिन्यू देयर ड्यूटीज फॉर 3 months अनलेस परमिटेड टू लीव अर्लियर, है ना। अगर उनको जल्द जाने की अनुमति नहीं मिली है तो तब तक वो 3 महीने तक तो कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे रेजिग्नेशन देने के बाद भी। नेक्स्ट है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल बी रिमूव्ड, इसके पहले वाला जो पूछा था कि रिजाइन देने की, यहाँ पे रिमूव किस सर्कमस्टेंसेस पे उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उनको प्रोसीजर फॉलो करके कैसे बाहर किस कंडीशन पे बाहर किया जाएगा, किस सिचुएशन में किया जाएगा। तो इफ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, फिर उसके बाद आफ्टर एन इंक्वायरी बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो उन्हें उनकी दुराचार या अक्षमता का दोषी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जांच करेगी, उसके बाद ये पाया जाता है कि वो मिसकंडक्ट के हैं या इनकैपेसिटी में है तो उन्हें बाहर किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 में इसके बारे में बोला गया है कि रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन और मेंबर कैन ओनली हैपन थ्रू अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज। The concerned person must be given an opportunity to present their case, है ना, फिर उनके जो concerned person है वो के केस को प्रेजेंट कर सकता है। Who takes charge as the chairperson of the appellate tribunal in case of vacancy or the chairperson inability to discharge duties, अब अगर वैकेंसी होती, चेयरपर्सन नहीं है या फिर वो इनेबल हो जाते हैं उनके कर्तव्य को करने में, तो उसकी जगह कौन पार्टी मतलब उनकी जगह लेगा, तो ये होंगे द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीली न्यायाधिकरण के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे वो चेयरपर्सन की सीट लेंगे, ये धारा 118 के अंतर्गत बोला गया है। सेक्शन 118 स्टेट दैट इफ द चेयरपर्सन ऑफिस बिकम्स वैकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और एनी अदर, मतलब कैजुअल वैकेंसी टाइप की, अचानक किसी उनका टर्म खत्म नहीं हुआ और उसके पहले ही उनका रिमूवल हो गया, तो वो रेजिग्नेशन के थ्रू चले गए हो, डेथ हो गई हो या एनी अदर रीजन, तो वहां पे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल विल टेक चार्ज अंटिल अ न्यू चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड, जब तक नया नहीं आता तब तक सीनियर पर्सन बैठेगा उस सीट पे। सिमिलरली इफ द चेयरपर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यू टू इलनेस और एब्सेंस, अगर वो इलनेस भी है या एब्सेंट है किसी वजह से, है ना, तो वो वहां पर भी उनकी प्लेस पर सीनियर मोस्ट मेंबर बैठे हैं। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब किस सर्कमस्टेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसमें इसमें ऑफिसर या एम्प्लॉय प्रोवाइड कर सकते हैं, ये किस सेक्शन में दिया है, तो ये 119 सेक्शन में मेंशन किया गया है। As per section 119, the central government is responsible for providing the appellate tribunal. Appellate tribunal में अगर वैकेंसी है वहाँ पे एम्प्लॉइज ऑफिसर की जरूरत है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करेगी विद द नेसेसरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। These employees work under the general superintendence of the chairperson of the appellate tribunal. ठीक है, तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन है उनके ही नियंत्रण अधीक्षण के अंदर काम करेंगे। एंड देयर सैलरी अलाउंसेज एंड सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड, तो उनकी जो सैलरी होगी, जो शर्तें होगी, सेवा शर्तें, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन की जाएगी। नेक्स्ट है द अपीलेट
ट्राइब्यूनल इज गाइडेड बाय विच प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। मतलब ये किस सीपीसी में के जो सिद्धांत है उससे मतलब जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो काम जो कर रहा है वो गाइडेड होता है किस सिद्धांत के आधार पर, सीपीसी के जो रूल्स है उसके सिद्धांतों के अलावा वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसके बेस पर काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एज पर सेक्शन 120 सब सेक्शन 1 द अपीलेट ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर गिवन इन सीपीसी। मतलब सीपीसी की जो प्रोसीजर है उसके से बाउंड नहीं है, इंस्टेड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है एंड हैज द अथॉरिटी टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। वो अपनी खुद की प्रोसीजर बना सकता है एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसीजर खुद बना सकता है। Which of the following powers does the appellate tribunal have under section 120? तो उनके पास समन और अटेंड, जैसे किसी पर्सन को अटेंडेंस के लिए बुलाना है ना, तो समनिंग कर सकते हैं ना, उनको उनकी उपस्थिति को इन्फोर्स कर सकते हैं कि आना ही है। एविडेंस और एफिडेविट पे ले सकते हैं, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन। तो ये सभी उसके पास पावर है, सेक्शन 120 में मेंशन किया गया है। अंडर विच सेक्शन कैन द अपीलेट ट्राइब्यूनल इश्यूज ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन टू द अपीलेट एप्रोप्रिएट कमीशन। तो किस दशा में दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं एप्रोप्रिएट कमीशन को? कौन करेगा? अपीलेट ट्राइब्यूनल। जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो ऑर्डर दे रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे, डायरेक्शन एप्रोप्रिएट कमीशन को। तो ये 121 में मेंशन किया गया है। The appellate tribunal has the power to issue an order, instruction or direction to the appropriate commission to ensure the proper performance of statutory functions under this act। मतलब जो एक्ट के अंतर्गत जो उनको वेदपूर्ण जो वैधानिक फंक्शन करने, कर्तव्य करने, उनका प्रॉपर परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करने के लिए डायरेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं। Next, who decide the distribution of business among different benches of the appellate tribunal? तो ये कौन डिसाइड करता है कि अलग अलग बेंच में जो कार्य का वितरण होगा वो किस प्रकार से होगा? तो ये कौन करता है? चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल। अलग अलग बेंच में क्या क्या काम जाएगा उसके बारे में डिफरेंट बेंचेस के पास है ना, तो वो चेयरपर्सन करेगा अपीलेट ट्राइब्यूनल का। सेक्शन 122 इफ multiple benches of the appellate tribunal are constituted, the chairperson has the authority to distribute cases among the benches through a notification। तो नोटिफिकेशन के थ्रू सभी बेंचों के बीच में, जितने भी बेंचेस है, अगर एक से ज्यादा बेंचेस है तो उन सबके बीच पे चेयरपर्सन क्या करेगा, मतलब अपने काम का विभाजन कर सकता है। द चेयरपर्सन ऑल्सो डिसाइड विच मैटर्स विल बी हैंडल्ड बाय विच बेंच। तो किसके पास कौन सा जाना चाहिए मैटर, वो सब भी चेयरपर्सन डिसाइड करें। नेक्स्ट है इफ टू मेंबर्स ऑफ एन अपीलेट ट्राइब्यूनल बेंच डिफर्स इन ओपिनियन हु डिसाइड द फाइनल आउटकम। अब अगर किसी बेंच में दो सदस्य है ना और अगर उन दोनों के मत अलग अलग है तो फिर फाइनल डिसीजन कौन करेगा? तो यहाँ पे आएगा द चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो चेयरपर्सन है वो फाइनल डिसीजन यहाँ पे देंगे। सेक्शन 123 में 123 में बोला इफ टू मेंबर्स ऑफ एन अपीलेट ट्राइब्यूनल बेंच disagree they must state their points of difference and refer them to the chairperson। चेयरपर्सन को रिफर कर देंगे। द चेयरपर्सन में either decide the matter himself, या तो खुद करेंगे, और refer to it to one or more other members for hearing, या किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा मेंबर्स को रिफर कर देंगे सुनने के लिए। द डिसीजन इज देन मेड बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ओपिनियन। मेजोरिटी ओपिनियन पे ही डिसाइड होगा ऑफ द मेंबर्स हु हियर्ड द केस। जो केस सुन रहे हैं उनकी मेजोरिटी पे ही ये डिसाइड होगा केस। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन डज एन अपीलेट हैव द राइट टू हायर अ लीगल प्रैक्टिशनर फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो किस सेक्शन के तहत जो अपीलेंट है उसको राइट है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर उसकी खुद के रिप्रेजेंट, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वो अपॉइंट कर सकता है। तो वो धारा 124 के तहत लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है। तो एनी पर्सन फाइलिंग एन अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल कैन इधर अपीयर इन पर्सन, या तो खुद अपीयर हो जाए, और बी प्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। वो फिर अपने पसंद के किसी लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस इंश्योर दैट अपीलेंट हैव प्रोफेशनल लीगल असिस्टेंट व्हाइल प्रेजेंटिंग देयर केस।
ना, कि उसके पास लीगल प्रोफेशनल है असिस्टेंट केस लड़ने के लिए. हु कैन ऑथोराइज प्रेजेंटिंग ऑफिसर फॉर द अपीलेट ट्राइब्यूनल. मतलब जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल के लिए वो कौन ऑथराइज कर सकता है ना, किसे उसको नियुक्त करने का अधिकार है, किसके पास है. तो ये अप्रोप्रिएट कमीशन के पास ऐसे पर्सन को अपॉइंट करने का अधिकार है. तो धारा 124 में बोला है द अप्रोप्रिएट कमीशन कैन ऑथराइज वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर और इट्स ऑफिसर टू एक्ट एज अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर before the appellate tribunal. This presenting officer represent the commission in appeals before the tribunal. Next, within how many days must an appeal against an appellate tribunal order be filed in the Supreme Court? अब जो appellate tribunal का जो था अब उसका डिसीजन हमको देना, उसके जो डिसीजन से जो एग्रीड पर्सन है अब अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में. तो कितने दिन में? 60 दिन में. जो अप्रोप्रिएट कमीशन और जो अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स है उनके अगेंस्ट अगर अपील फाइल करना है अपीलेट ट्राइब्यूनल में तो उसके लिए 45 दिन दिया है. और अपीलेट ट्राइब्यूनल का अगर कोई ऑर्डर है उसके खिलाफ अगर अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट के में तो 60 दिन दिया गया है. ये ध्यान रखिएगा. As per section 125, a person aggrieved by an order or decision of the appellate tribunal may file an appeal in Supreme Court within 60 days from the date of communication of the decision. जिस दिन उसको communication हुआ है decision का. However, the Supreme Court may extend this period by another 60 days. में अगर sufficient cause दे दिया गया है तो 60 दिन और प्लस हो जाएंगे. मतलब 60 दिन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 60 + 60 120 दिन. ठीक है, 125 में ये मेंशन किया गया. नेक्स्ट है ऑन व्हाट ग्राउंड कैन एन अपील बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल. के ऑर्डर के विरुद्ध अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो किस ग्राउंड पे किया जाएगा, है ना. तो सीपीसी के जो सेक्शन 100 के अंतर्गत जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है. एज पर सेक्शन 125 एन अपील अगेंस्ट एन अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट on any of the grounds specified in section 100 of the CPC. These grounds generally include substantial question of law. मतलब जो 100 सेक्शन 100 के अंतर्गत जो ग्राउंड दिया है ना वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, प्रोसीजरल एरर और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इसके अगेंस्ट अगर इनमें से कुछ वायलेशन हो रहा है तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है, जो सीपीसी के सेक्शन 100 में मेंशन किया गया. चलिए आज के लिए हम इतना ही. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा.